गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए थे। एक बार दोबारा से भी रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आगे का भी कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, protector of fundamental rights. ये 6 powers and functions of the Supreme Court we have done in the last class. Now we will continue the powers and functions of the Supreme Court. Now, seventh function of the or power of the Supreme Court is the guardian of our Constitution. The Supreme Court act as the guardian of our Constitution, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले के रूप में सुप्रीम कोर्ट जो है काम करता है। देखिए, as guardian of our constitution, supreme court does not allow का मतलब क्यों कह रहे हैं allow, कि supreme court is a very independent body, is an independent body which is not in the influence of the executive and legislature. तो इसका मतलब है supreme court does not allow executive and legislature to violate the provisions of the constitution. Constitution के किसी भी provisions के खिलाफ अगर legislature और executive orders जाते हैं, या कोई भी उनकी activities या decisions जो है unconstitutional है, then the Supreme Court does not allow either the legislature or the executive to violate any constitutional provision. इसका मतलब है बिना किसी भी रूप में ना executive और ना ही legislature constitution की अवहेलना कर सकते हैं। मतलब उनके पास ये पावर नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अपना डिसीजन दे पाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी गार्जियन है। गार्जियन का मतलब होता है रखवाला। ठीक है, अब 8th जो पावर है वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जो फैसले या डिसीजंस पहले से लिए गए हैं उनको दोबारा रिव्यू करने का अधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, इफ अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी अगर कोई लॉ बनाया जाता है, तो क्या होता है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, या फिर फंडामेंटल राइट्स किसी के वायलेट हो रहे हैं, या जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उनकी वायलेशन हो रही है, तो क्या होता है, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द लॉ। उस लॉ को रिव्यू करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी दोबारा से उसको रिकंसिडर करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, और मे सीज दैट लॉ। अगर उनको ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार नहीं है, उनके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाए। सीज का मतलब है रोक दिया जाए, यानी अब वो लॉ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, ये जो कानून है वो लोगों के लिए नहीं होगा, उस लॉ को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब पार्लियामेंट के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको रिव्यू करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये दो अभी पावर्स एंड फंक्शंस करें, गार्जियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मुझे चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से बेटा। क्लियर है बेटा? चलिए, अब एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं सारी पावर्स एंड फंक्शन। सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू हियर द केसेस which arise in the Supreme Court for the first time, यानी पहली बार जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं
या तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच है, या एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच है। ये सभी जो क्या कह सकते हैं केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल हैं, चाहे वो सिविल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वो सभी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ही आते हैं। तो ये होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद आते हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन is the power in which the Supreme Court can hear the appeals against the high courts and the subordinate courts। यानी subordinate courts और high courts के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। अब आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में होता है द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन मैटर्स एंड इट इज अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट एडवाइस कैन बी टेकन और नॉट। ठीक है, यानी एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो उसके लिए बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस उनको माननी ही पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट इज supervisory jurisdiction। Supreme Court supervises all the courts below it, whether they are the high courts or the subordinate courts। सुपरवाइज करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइनलाइज किए गए हैं उन सब का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में प्रिजर्व है और उनको प्रेसिडेंट्स के रूप में, यानी पहले से जो केसेस हैं उनको ही उसी रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नए जो केसेस हैं उसमें उनका जो रिजल्ट है, डिसीजन है, वो दोबारा से लिया जा सकता है। तो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी भी व्यक्ति का किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्डर की वजह से कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं हो सकता। उसके बाद है गार्जियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन का रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी या डिसीजन लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सके उस डिसीजन को, और साथ ही अगर उसको लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, लॉ ठीक नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से वो जो लॉ है उसको सीज कर दिया जाता है। ये बताइए, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज क्लियर टू ऑल? यस और नो? चैट बॉक्स में बेटा जल्दी से लिखिए। ओके, चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन क्लियर मैम। चलिए आगे हम करते हैं कंटिन्यूअस चैप्टर को। अब हमने सुप्रीम कोर्ट की तो सारी पावर्स एंड फंक्शंस, कंपोजिशन और जजेस, चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ लिया है। अब आप नेक्स्ट जो कोर्ट्स आते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट्स। बेटा पेज नंबर 235 निकालना है आपको, हाई कोर्ट्स। लेट अस डू हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट क्या है जी, आपको पता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है। उसी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में नेक्स्ट जो ऑर्डर है कोर्ट का वो है हाई कोर्ट। वन और द ए हाई कोर्ट can be of one state or more than one state। चलिए देखिए, सुप्रीम को सॉरी हाई कोर्ट जो है या एक स्टेट का भी हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेट्स का भी हो सकता है। अब आज आपको एक एक्टिविटी करनी है इसमें। देखिए, हाई कोर्ट में हमने हाई कोर्ट अभी तक पढ़े नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना पता है हमें कि स्टेट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको हाई कोर्ट कहा जाता है। अब आपका होमवर्क क्या है आज? आपको लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स करनी है। ये एक्टिविटी है आज के लिए आपकी। कल हम क्या कहते हैं, जो क्लास लेंगे वो ऐसे बोर्ड पे नहीं लेंगे, पहले आप लोगों की एक्टिविटी देखेंगे कि आप कितना करके लाते हैं,
देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। देखो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। इन सभी के आपको नाम लिखने, कॉलम बनाने। सबसे पहले तो नेम का, नेम ऑफ हाई कोर्ट। के बाद आपको लिखना है कौन सी स्टेट का ये हाई कोर्ट है, और एक चीज और लिखनी है कि ये कहाँ पर है, प्लेस। यानी सबसे पहले हाई कोर्ट का नाम लिखना है, कौन सा हाई कोर्ट है, स्टेट, किस स्टेट के लिए ये हाई कोर्ट काम करता है, और किस जगह है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है हम कल जरूर करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबको ये एक्टिविटी होमवर्क में करनी है आपको आज। ठीक है, चलिए पहले बताइए करेंगे कि नहीं, यस और नो, करेंगे कि नहीं, करेंगे सभी। ओके, वेरी गुड बेटा, यस यस, ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो। फेयर में करना है बेटा, फेयर नोटबुक्स में करना है, फेयर नोट। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे करके लेके आते हैं कल होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपने इस लेसन को। देखिए हाई कोर्ट जो है, मैंने आपको बताया कि एक स्टेट का भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट्स का भी हो सकता है। और ये जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसके सुपरविजन में काम करते हैं, बताइए मुझे, कोई आंसर दे सकता है बेटा, किसके सुपरविजन में काम करते हैं हाई कोर्ट्स? हाई कोर्ट्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, तो उनके अंडर ही काम करेंगे सभी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अंडर द सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर कि सभी जो हाई कोर्ट्स हैं, सभी स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ही काम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक सुपरवाइजरी फंक्शन होता है, जिसमें कि सभी जो उसके लोअर कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर सभी हाई कोर्ट्स काम करते हैं। अब देखते हैं हम इनकी कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की क्या कंपोजिशन थी, हमेशा वन चीफ जस्टिस इज देयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड द फिक्स नंबर ऑफ 31 जजेस आर प्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम नंबर जो है 31 जजेस का हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है नेशनल लेवल पर है, एक ही हेडक्वार्टर है, इसलिए ऐसा है, उसमें फिक्स नंबर ऑफ जजेस आर देयर। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। इन एवरी हाई कोर्ट देयर इज वन चीफ जस्टिस। ये चीफ जस्टिस जो है वो इंडिया का नहीं है, ऑफ द हाई कोर्ट। देयर इज वन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद उस जजेस जो हैं, judges, other judges are also there, are present, and their number their number is fixed according to the size and the population of the state. अब हाई कोर्ट में जो जजेस के नंबर हैं कि कितने जजेस होंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, उस स्टेट के साइज पर। अगर बड़ा स्टेट है तो ज्यादा जजेस होंगे, और उनकी पॉपुलेशन पर। यानी अगर एक स्टेट में स्टेट का साइज बड़ा है
और पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, वहां पर जो जजेस हैं वो नंबर ऑफ जजेस विल बी मोर, एंड इन स्टेट लाइक सिक्किम, गोवा, ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनके जो जजेस होंगे वो कम होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका उस स्टेट का साइज भी छोटा है और ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी कम है। तो इसका मतलब है जजेस जो हैं वो अपॉइंट कब होते, किस तरह से होते हैं, किसी भी स्टेट के साइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। ये क्लियर है बेटा? चीफ जस्टिस तो होता ही है हर हाई कोर्ट का, और वहां के जजेस जो हैं साइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जितने होते हैं वो फिक्स नंबर हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइज एंड पॉपुलेशन, ठीक है जी। उसके बाद अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस किसके द्वारा अपॉइंट होते थे? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सेम इज द केस विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड जजेस। द चीफ जस्टिस and the judges are appointed by the President of India. चीफ जस्टिस जो है सबसे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस हैं उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट जो है उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर की एडवाइस लेते हैं। व्हाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, आपको पता है हर स्टेट में गवर्नर होता है। अच्छा ये बताइए कि हरियाणा के गवर्नर कौन है? बताइए बेटा जी, हरियाणा के गवर्नर। कोई नहीं बता सकता? चलो ये भी आपका आज का होमवर्क है, ये और एक एक्टिविटी। यस बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, आपकी जो साउंड है वो इको कर रही है, तो इसलिए चैट बॉक्स में मुझे बताइए। Yes, yes, you are right. The governor of Haryana is सत्यदेव नारायण आर्य। तो इसका मतलब है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, आपको पता है कौन से दो स्टेट्स के हैं? कौन से दो स्टेट का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में? इट इज द हाई कोर्ट ऑफ टू स्टेट दैट आर पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि अभी प्रेजेंट गवर्नर हैं हरियाणा के, उनसे कंसल्ट करेंगे। आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट हो गए, उसके बाद जजेस की बारी आती है। तो जजेस जो है दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जजेस जो है वो किसकी कंसल्ट कब अपॉइंट होंगे? जबकि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे गवर्नर स्टेट के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पहले से अपॉइंट कर लिए गए हैं उनको उनको कंसल्ट करके ही दूसरे जजेस जो है अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब है कि जजेस और चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या कंपोजिशन है हाई कोर्ट की? यस, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा, पंजाब और हरियाणा दोनों के गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है उनके जो जजेस और चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमारा जुडिशियरी जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट है इसका मतलब कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, और सभी जितने भी हायरार्कियल ऑडिट निश्चित क्रम में जो जितने भी उसके अंडर कोर्ट हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। क्लियर है बेटा? चलिए अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। एक बच्चे ने पूछा था शायद में चैट बॉक्स में। चलिए क्वालिफिकेशन, अब ये क्वालिफिकेशन हम किसके कर रहे हैं? हाई कोर्ट जज और चीफ जस्टिस। सबसे पहले अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी ऑफिशियल पोस्ट लेने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो जरूरी होना चाहिए, यानी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। किसी हाई कोर्ट के एक एडवोकेट कम से कम 10 साल जिन्होंने प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट की है वो भी जो है हाई कोर्ट में जज या चीफ जस्टिस बन सकते हैं। नॉर्मली चीफ जस्टिस जो होते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट को ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर दिया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट में भी यही प्रोसीजर आमतौर पे फॉलो किया जाता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना दिया जाता है। लेकिन मे बी कि अगर कोई और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, न्याय शास्त्री हो, प्रेसिडेंट के या गवर्नर की नजरों में, इन द आईज ऑफ द गवर्नर, तो भी उनको चीफ जस्टिस या जज बनाया जा सकता है। लेकिन उनके कम से कम 10 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में किसी एक हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस इन एनी सबऑर्डिनेट, यानी कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर वो मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट जज है तो भी उसको हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। कि अगर वो पहले से किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जुडिशियल ऑफिस मतलब एज मजिस्ट्रेट और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज अगर काम कर रहे हैं तो भी हाई कोर्ट के जज वो बन सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब है क्वालिफिकेशंस में मेन क्या चीज है? सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एज एन एडवोकेट अगर प्रैक्टिस की है, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर वो मजिस्ट्रेट हैं या मुंसिफ हैं तो भी वो हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस बन सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चल इमोल्यूमेंट्स पढ़े। नेक्स्ट इज इमोल्यूमेंट्स, यानी salaries and facilities of a high court chief justice and judge। इमोल्यूमेंट्स है, चीफ जस्टिस की जो सैलरी है
ऑफ हाई कोर्ट वो है 2.5 लाख पर मंथ। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गेट्स अ सैलरी ऑफ 2.5 lakhs पर मंथ। उसके अलावा जजेस जो हाई कोर्ट के होते हैं जजेस, उनको 2.25 lakhs पर मंथ मिलता है सैलरी। जो जजेस होते हैं उनको 2.25 लाख रुपए मिलता है पर मंथ। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गेट्स 2.5 lakhs, 2,50,000। ठीक है। इसके अलावा इनको और भी फैसिलिटीज मिलते हैं सेम एज द सुप्रीम कोर्ट। फ्री रेजिडेंस, कार, मेडिकल एक्सेट्रा। ये और फैसिलिटीज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस, सॉरी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस को मिलती हैं। फ्री रेजिडेंस मिलता है, यानी ऑफिशियल रेजिडेंस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कार्स मिलती है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं। ये सभी फैसिलिटीज जो है वो हाई कोर्ट जज और चीफ जस्टिस के पास भी है, सेम एज द। देखो जी, जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं वो 62 ईयर्स के जब तक ना हो जाएं तब तक वो ऑफिस में रहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं दे रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। उनकी 65 एज है, जबकि इनकी हाई कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस की 62 इयर्स एज है। ठीक है। और दे कैन बी रिमूव्ड, दे आर अपॉइंटेड बाय, आपको ये तो पता चल गया, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन बी रिमूव, और रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, सेम सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंगली दे कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट ओनली। इम्पीचमेंट पता है आपको, सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा ही जो है वो रिमूव हो सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हो गए, रिमूव जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंडर होंगे, या फिर वो खुद ही अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं या उनकी इन सर्विस डेथ हो जाती है तो न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज और है नोट करने वाली इसमें, टेन्योर और रिमूवल में। जो टेन्योर उनका 62 इयर्स जो है वो जब एक बार कंप्लीट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही एज एन एडवोकेट काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है प्रोविजन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी मैंने एक चीज गलत, सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ही जो चीफ जस्टिस और जजेस हाई कोर्ट के होते हैं वो भी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती ही है। आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी और हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन उस सेम हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते जिसमें कि वो खुद कभी जज के रूप में काम कर रहे थे। The judge of a high court can do practice in any other high court but not in the same high court। ठीक है, सेम हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे हाई कोर्ट में एज एडवोकेट काम कर सकते हैं। एंड दे कैन बी
appointed as a Supreme Court judge also. तो 62 इयर्स तक तो उन्होंने हाई कोर्ट जज के रूप में काम किया, लेकिन उसके बाद अगले 3 साल तक, जब तक कि वो 65 इयर्स के नहीं हो जाते, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में भी अगर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक चीज ये याद रखने वाली, यही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जज जो हाई कोर्ट के हैं वो सेम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एज एन एडवोकेट। अगर उनको प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू करना है, तो वो किसी और अदर हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और they can be reappointed as the judge of Supreme Court also for next 3 years only, जब तक वो 65 years के नहीं हो जाते। तो जी ये बताइए, टेन्योर और रिमूवल अभी तक क्लियर है सबको? अभी आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन कल के लिए जो होमवर्क दिया है ना, वो आपको जरूर करके आना है। पहले हम होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे करेंगे। क्लियर है बेटा? इमोल्यूमेंट, टेन्योर एंड रिमूवल पिक नहीं भेजनी है। ड्यूरिंग द क्लास आई विल अटेंड ऑल द होमवर्क। ठीक है, कल हम बोर्ड से नहीं लैपटॉप से क्लास ले लेंगे, लेकिन सबका होमवर्क जो है मैं क्लास में ही देखूंगी, कोई मेरे पास पिक नहीं भेजेगा। आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में ही करना है। ऊपर लिखेंगे लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, नेम ऑफ द हाई कोर्ट, उसके बाद स्टेट्स एंड प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। क्लियर? आज का जितना पढ़ाया बेटा क्लियर है? यस और नो बेटा, जल्दी से बोलो। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। इतना आपको पेज नंबर पढ़ने हैं आज 235 एंड 236, पेज 235 एंड 236 you have to read today। ठीक, कल अपनी बुक्स नोटबुक्स सभी लेके बैठेंगे और होमवर्क जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बाय बाय।